नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना वीडियो नंबर 4.1 चैप्टर नंबर 4 का। और चैप्टर का नाम है मेकिंग योर यूज़र्स यूज सीआरएम और ये हिस्सा है सर्टिफाइड संगम सीआरएम बिजनेस लीडर के कोर्स का। तो अब तक के पहले 3 चैप्टर और उसके सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे। वैसे वो 3 चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर है, क्योंकि अपने पास एक चैप्टर नंबर 0 भी है। तो वो देख लिए होंगे और फिर आप यहाँ आए होंगे। अगर यहाँ डायरेक्ट जंप कर रहे हैं तो मत करना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा बोला गया है जो पहले वाले चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो चैप्टर है ना 1, 2, 3, 4 ये लेवल के जैसे हैं, मतलब पड़ाव है। तो आप जंप नहीं कर सकते। अगर नीचे वाला नहीं किया होगा ना बराबर तो ऊपर वाला नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आगे बढ़ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंपनी के लिए नहीं, दुनिया के सब कंपनी के लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है, राइट। अब मैंने बहुत से कंपनीज़ में ऐसा देखा है और ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का, कि वो लोग है ना सीआरएम नहीं यूज़ करने पे पनिशमेंट देते हैं। मतलब आपका सैलरी कट होगा, आपका छुट्टी लग जाएगा या आपका कुछ पगार कट होगा वैसा। उसके बाद भी लोग सीआरएम नहीं यूज़ करते। कुछ लोगों ने मैंने ऐसा भी देखा है कि हर एंट्री करने का पैसा देंगे तो भी लोग सीआरएम नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो ये पनिश करना या रिवॉर्ड करना, इससे सीआरएम नहीं यूज़ होता है, ठीक है। देयर आर सम अदर फैक्टर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये पूरे कोर्स का ये सबसे लंबा और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको आप ध्यान से देखना। बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको नोट करने पड़ेंगे, या बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी लगेंगे जहां आपको लगेगा कि ये वापस एक बार देखने का ज़रूरत है, तो देख लेना। तो फंडामेंटल आइडिया ये है कि आपको ना वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे वो यूजेज बढ़ेगा। वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, ये सब चीज़ हम ये 4.1 में देखेंगे। आमतौर पे ना लोग ऐसा करते हैं कि यार सीआरएम नहीं यूज़ हुआ ना तो सॉफ्टवेयर बराबर नहीं था, ऐसा डाल देते हैं। अब ये ट्रू नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि कभी कभी ट्रू नहीं होता है, ये हर बार ट्रू नहीं होता है, ठीक है। अब क्या था कि पहले तो ये नक्की कर लो कि फ्रेंडली क्या नहीं है, प्रोसेस के सीआरएम, क्योंकि प्रोसेस तो आपने बनाया है। और सीआरएम का भी आप तकलीफ़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि सीआरएम का बाइंग प्रोसेस आपने इस कोर्स के हिसाब से किया है, तो या इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने इस कोर्स के हिसाब से किया है तो, ठीक है। मतलब आपको अब जाके पता चले कि यार ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो देन समथिंग इज़ रॉन्ग। इसका मतलब कि आपने पहले के 2 स्टेप्स बराबर नहीं किए हैं, या तो बाइंग वाला प्रोसेस बराबर नहीं किया या तो इम्प्लीमेंटेशन वाला बराबर नहीं किया, तब जाके ये लफड़ा हो रहा है। तो ये एकदम ध्यान रखने का ज़रूरत है। और ये लोग जनरली ऐसा करते हैं क्योंकि बहुत ईजी है कि भाई वो वेंडर के ऊपर डाल दो ना, वो हो जाएगा। लेकिन तकलीफ़ क्या है कि वो वेंडर के ऊपर डाल देने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, सीआरएम नहीं होगा, वापस एक अनुभव होगा। अनुभव कुछ काम का नहीं है। कुछ कुछ है ना ऐसा है कि आप इसको कंपेयर ऐसा कर सकते हैं सीआरएम को, कि आप जिम और डाइटिशियन को पैसा दे दो, उससे कोई गारंटी नहीं है कि आप फिट हो जाओगे, राइट। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, जिस तरह से वो जिम के इंस्ट्रक्टर ने बोला है या डाइटिशियन ने बोला है वैसा खाना खाना पड़ेगा। वरना अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैंने तुमको पैसा दे दिया है, मैं तो पहले करता था वैसे ही करता रहूँगा, एंड देन स्टिल आई वांट टू बी फिट, इट डज़ नॉट वर्क। ये एग्जांपल थोड़ा पर्सनल लगता है लेकिन बहुत सही है, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। अब एजेंडा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें होने वाला है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सीआरएम का कितना फ़ायदा होगा ना, ये इक्वली प्रोपोर्शनेट है आपके टीम मेंबर्स कितनी अच्छी तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। ये यूज़ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना कि इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, डेटा एंट्री किया कि नहीं किया। ये डेटा एंट्री के लिए नहीं है भाई, ये पूरा प्रोसेस मैनेज करने के लिए है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। ये लगता सेम है लेकिन है नहीं। फिर हम वो असली कारण समझने का कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा, कोई अगर एक कारण हो जिसकी वजह से आपका टीम सीआरएम नहीं यूज़ कर रहा है, तो वो कौन सा कारण होगा। कैसे आपकी टीम को मालूम हो कि आप सीरियस हो सीआरएम को लेके, आप एज इन बॉस या टीम लीडर आप सीरियस हो सीआरएम यूज़ करने के लिए। आपकी सीनियर टीम को कैसे कन्विंस करेंगे। ये सीनियर टीम बड़े खतरनाक होते हैं, एकदम भयानक। अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशंस हर जगह पे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही सीआरएम नहीं यूज़ करने का एक बहुत बड़ा वजह बनता है। फिर ये बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि वो सीआरएम से ऑटोमेटिक एस्केलेट हो जाएगा, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, गेमिफिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा। अनुभव ऐसा बोल रहा है और रिसर्च भी ऐसा बता रहा है कि ये सब करने से सीआरएम का यूजेज नहीं बढ़ता है।
ठीक है, तो ये ध्यान में लेने वाला बात है। फिर बहुत जन कैसा करते हैं कि CRM इम्प्लीमेंट कर देते हैं लेकिन पैरेलल रिपोर्टिंग चालू रखते हैं। अब ये पैरेलल रिपोर्टिंग क्या है, कैसे किया जाता है और क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 में, और है थोड़ा लंबा। ये लीडरशिप टीम होगा ना, मतलब आप और आपके बाकी के सीनियर लोग, उनके लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि CRM में रिपोर्ट्स कैसे देखा जाता है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, आई डोंट वांट टू लुक एट इट, आई एम द लीडर, वो सब बात बराबर है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। CRM ट्रेनिंग से प्रोसेस ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, ये पहले बात हो चुका है, लेकिन यहाँ वापस किया है क्योंकि ये इधर भी ज़रूरी है। फिर आमतौर पे ऐसा होता है ना कि आपके टीम मेंबर को आप बोलते हैं कि ऐसा कर दो, लेकिन वो करते नहीं हैं। उसका कारण क्या है वो यहाँ बताएं, क्योंकि वो वैसा नहीं करते जैसा आप बोलते हो, वैसा करते जैसा आप करते हो। और ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे हैंडल करोगे या यूज़ करोगे, इसकी बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 में। पॉइंट नंबर 11 में हम बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा लेने वाले हैं कि इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस का एक्सचेंज कैसे करते हैं। जितना अच्छा एक्सचेंज आप कर पाए उतना बढ़िया गाड़ी चलेगा आपका। फिर आपके सेल्स और सर्विस टीम का जितना भी कम्युनिकेशन है, वो सारा कम्युनिकेशन को आप टेम्पलेटाइज कैसे कर डालोगे। और अगर टेम्पलेटाइज हमने ढंग से कर दिया तो बेड़ा पार है, एकदम मस्त। ये बहुत से लोग चूक जाते हैं कि अगर कोई टीम मेंबर आपका कंपनी छोड़ के जाता है ना, तो करना क्या पड़ता है, वो क्या करना है ना, वो यहाँ पे डिस्कस किया। और वो नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो भी डिस्कस किया पॉइंट नंबर 13 में। पॉइंट नंबर 14 में हम ये बात करेंगे कि आपके टीम का जो रिव्यू मीटिंग्स है ना, आप CRM डेटा को लेके कैसा करोगे, वो बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग का ना फिलॉसफी क्या होता है। अगर फिलॉसफी ढंग से समझ में आया है तो CRM का रिपोर्ट और उसका बाकी का सारा कथा है ना, बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। अब CRM में डेटा है, तो डेटा और प्रोसेस दोनों है, तो डेटा का और प्रोसेस का क्वालिटी एनालिसिस करना पड़ता है, तो हम वो कर देंगे DQA और PQA में। फिर ये सेल्स टारगेट, फनल, फोरकास्ट, ये सब को लेके थोड़ा सा आइडिया क्लियर करेंगे। फिर ये OPR डैशबोर्ड फॉर बॉसेस, इसके ऊपर बात करेंगे। OPR डैशबोर्ड अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है, तो उसका कैसे आप उपयोग करेंगे। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसे वो होता है ना कि हर पावरफुल चीज़ को यूज़ करने के लिए अपने को थोड़ा सा समझना पड़ता है, तो कुछ ऐसा है। 19 नंबर में हम लोग ये समझेंगे कि कुछ बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स क्या है। तो आओ शुरू करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का फ़र्क समझते हैं। लगता सेम है लेकिन है नहीं। तो एक्चुअली ना 2 पार्ट नहीं है, 3 पार्ट है, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। अब स्ट्रैटेजी का मतलब क्या कि एक्शन ऑफ प्लानिंग हाउ टू डू और अचीव समथिंग। मतलब अगर आप लोग ये नक्की करते हो कि हाँ अपने को CRM इम्प्लीमेंट करना है ये गोल्स और ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, तो वो आपका स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी है ना हमेशा कुछ अचीव करने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मालूम है तो स्ट्रैटेजी नहीं हुआ। वो स्ट्रैटेजी का मतलब ये हुआ कि रिजल्ट हमेशा मालूम होगा कि ऐसा होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अपने को CRM चाहिए ये गोल और ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी। अब अगला स्टेप आएगा कि CRM इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें वैसे ये इम्प्लीमेंटेशन का जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो अलग है मतलब थोड़ा डीप में है। अपने लिए ऐसा समझ सकते हैं कि CRM को कॉन्फ़िगर करना, आपकी टीम को ट्रेनिंग करना, प्रोसेस सेट करना, प्रोसेस का ट्रेनिंग करना, CRM का ट्रेनिंग करना, ये सब जो हो गया ना वो इम्प्लीमेंटेशन वाला मुद्दा हो गया, ठीक है। एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में आप एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होते हैं। एग्जीक्यूशन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी होगा वो। तो एग्जीक्यूशन में क्या होगा, एक्चुअली डूइंग थिंग्स, मतलब आपने स्ट्रैटेजी में जो सोचा था ना करना है वो अब करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन 20 का फेज था जहाँ पर आपने तैयारी किया एग्जीक्यूशन का। तो बहुत से लोग इधर कन्फ्यूजन हो जाता है, वो दोनों को मिक्स कर देते हैं या दोनों को इग्नोर कर देते हैं। बहुत से बॉसेस को ऐसा लगता है कभी कभी कि हमने स्ट्रैटेजी सोच लिया ना बस हो गया काम, ऐसा हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, सोचने से नहीं होता है, करने से होता है, तो करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन में ना वो पूरा एनवायरनमेंट बनाना है ताकि लोग सब कुछ कर सके जो आप करवाना चाहते हो और सबके पास वो करवाना है। फिर ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, समझो कि हिंदुस्तान में आधार का जो कंसेप्ट है ना, आधार कार्ड या आधार नंबर आता है, ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी घटना है। तो जब सरकार ने ये सोचा और ये डिसाइड किया कि ऐसा एक यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए, सो दैट वाज ए स्ट्रैटेजी पार्ट। उसमें उन्होंने उसका रिजल्ट भी सोचा होगा, उसके फ़ायदे, उसके गैर फायदे,
उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये भी सोचा होगा और बहुत कुछ सोचा होगा. दैट वॉज स्ट्रैटेजी टू हैव दैट वन सिस्टम विच विल हेल्प देम टू अचीव सो एंड सो गोल्स एंड सो ऑब्जेक्टिव्स. फिर उन्होंने वो पूरा फ्रेमवर्क बनाया, तो वो सॉफ्टवेयर बनाया, वो सिस्टम्स बनाई, वो पोर्टल्स बनाया, वो पूरा प्रोसेस उस तरह से सेट किया, लोगों को ट्रेन किया कि ये कैसे करना है और लोगों को उस टीम में लिया. दैट वाज इम्प्लीमेंटेशन. और तीसरा ये था कि भारत के सारे नागरिकों का वो पूरा आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस जनरेट करना, सबका फ़ोटो निकलवाना, सबका फिंगरप्रिंट लेना, सबके बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना, बैंक को फिर आगे से कनेक्ट करना, ये सारा जो हुआ ना दैट वाज एग्जीक्यूशन पार्ट. तो ये स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन तीनों चीज़ बहुत डिटेल में समझना जरूरी है. दिस विल हेल्प यू वेरी मच नॉट ओनली इन इम्प्लीमेंटिंग CRM या एग्जीक्यूटिंग CRM बट एनीथिंग इन योर बिजनेस एंड लाइफ. अब ये एक्चुअल रीज़न क्या है कि आपका टीम CRM नहीं यूज़ करता है? बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक बड़ा महत्व का है, राइट. और सच में बहुत सारे होते हैं और हर रीज़न है ना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है वो गड़बड़ होने में. तो अपने को समझने तो सारे हैं लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट है. CRM बुरा है ना ये रीज़न नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्ट किया है, आपने ड्यू डिलीजेंस करने के बाद, उसको बाइंग प्रोसेस में जाने के बाद, आपने सारा प्रोसेस करने के बाद सिलेक्ट किया है, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आपने कराया है. तो अब जाके अगर आप बोलते हो कि मेरा CRM ठीक नहीं था तो दैट मीन्स आगे का दोनों स्टेप बहुत बुरा हुआ भाई, उतना नहीं होना चाहिए था. एक कारण ये होता है कि पुअर प्लानिंग एंड डिज़ाइन है. या तो आपने इम्प्लीमेंटेशन गलत कर दिया है, या फिर ट्रेनिंग बराबर नहीं किया है टीम का, या बहुत सारे फील्ड्स और प्रोसेसेस बना दिए, इतना ज़्यादा बना दिया आपने सोचा ही नहीं कि आपका टीम वो कैसे करेगा. अच्छा, वो फील्ड और प्रोसेस तो ज़्यादा बना दिया ना, लेकिन उसके साथ उतना ही ट्रेनिंग करना चाहिए था, वो नहीं किया, तो ये तकलीफ है. उसके बाद एक बड़ा गलती लोग ये करते हैं कि कोई रिव्यू नहीं करते हैं. हमने खरीद लिया, काम हो गया, अपने आप सब चल जाएगा. तो भाई अपने आप नहीं चलता है, ठीक है. तो वो कुछ भी नहीं चलता है. अगर आप खाली अटेंडेंस का सिस्टम लाओ ना कंपनी में तो भी नहीं चलता अपने आप. तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा. एक कारण ये होता है कि वो पैरेलल रिपोर्टिंग करते हैं. हम आगे वीडियो में देखेंगे कि पैरेलल रिपोर्टिंग का प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एक कारण ये भी होता है. और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आपकी टीम जानती है कि आप सीरियस नहीं हो. हाँ, आपकी टीम जानती है कि आप सीरियस नहीं हो. तब सवाल ये आता है कि आपकी टीम को कैसे एहसास दिलाओगे कि आप सीरियस हो, यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट. तो टीम को ये मालूम पड़ना चाहिए कि नहीं करेंगे ना तो नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा. द कंपनी इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट. तो ये जो विल दिखना चाहिए ना आपका, वो दिखना ज़रूरी है. और ये शायद है ना आपके पूरे CRM जर्नी में बड़ा सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल पार्ट रहने वाला है, जब आपकी टीम को ये एहसास हो जाता है कि भाई हम सब ये कर रहे हैं, इसके बगैर नहीं चलेगा. उनको ये ख्याल आना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सैटरडे इवनिंग को सर कोई मीटिंग में गए थे और उधर शाम को बात हुआ था तो ये फितूर है जो थोड़े दिन में शांत हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ये उनको एहसास होना ज़रूरी है. बहुत बार ये चूक जाते हैं लोग, हमने बोला फिर हम छोड़ दिया, तो उनको बहुत समझ में आ जाता है कि ये तो फितूर था, वो तो उड़ गया. तो ये नहीं होना चाहिए. सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बोलता हूँ तो क्लियर हो जाएगा. ये बहुत साल पहले की बात है और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अनुभव है. तब हुआ ऐसे था कि हम लोगों ने इंटरनली डिसाइड किया कि अपॉर्चुनिटी मॉड्यूल में एक फील्ड एक्स्ट्रा डालेंगे और उसका नाम रखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस मार्जिन. जो हमारे सेल्स में सबको मालूम होता है कि हर डील के ऊपर ग्रॉस मार्जिन कितना है, और उनको समझाया भी था कि कैसे कैलकुलेशन करना है. कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के सबका ट्रेनिंग भी हुआ, फिर उनको बताया भी कि फील्ड में इस तरह से डालना है, ये सब कुछ. एंड एट दैट टाइम वी हैड लाइक 9 मेंबर्स इन आवर सेल्स टीम. तो ये सब हुआ. ये मंडे सुबह हमने इसका ट्रेनिंग किया था और मंडे से वो लोग एंट्री करना चालू करने वाले थे. और मंडे रात को मैं मलेशिया जाने वाला था, जो मैं वहाँ पहुँचने वाला था ट्यूसडे मॉर्निंग. अब ट्यूसडे सुबह उठ के मैंने वो मोबाइल ऐप देखा, अपना जो OPR का डैशबोर्ड है, तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि किसी ने नहीं डाला है. उसके बाद मैंने सबको बारी बारी फ़ोन किया और बारी बारी फ़ोन करके उनको चालू फ़ोन में बोला कि तुम अपडेट करो, मेरे पास बहुत टाइम है. हाँ, ISD लगता था तभी, ISD का खर्चा करके सबके पास करवाया. ये सब लोगों ने कर दिया. फिर सबको मैंने कारण भी पूछा था, भाई कैसे रह गया, तो किसी ने बोला अरे सर भूल गया. किसी ने तो ऐसा भी बोला कि सर करना था क्या, ओह मैं सोचा आप खाली ट्रेनिंग कर रहे हो करके. इतने भी मासूम लोग होते हैं, मतलब आपके यहाँ भी होंगे.
और बहुत सारे लोग भूल ही गए ऐसे ही। कुछ लोगों का ऐसा था कि दे हैड थॉट कि सर इज़ नॉट सीरियस, किया तो किया, ऐसा बात है, ठीक है। इतना ट्रेनिंग और इतना मगजमारी करने के बावजूद, राइट, इट्स नॉट दैट आई हैव ए वर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड, आई हैव बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, लेकिन ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। ये जर्नी है टीम बिल्डिंग का। ये सब ने चेंज किया। ट्यूसडे को तो सब करवा दिया मैंने फ़ोन चालू रख के। वेडनेसडे को सुबह देखा तो 9 में से वापस 5 लोगों ने किया था, 4 लोगों ने नहीं किया था। तो चलो अपना इतना तो जर्नी हो गया कि 5 लोग अभी लाइन पे आ गए हैं, दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस। 4 लोगों ने नहीं किया था, मैंने 4 लोगों को वापस फ़ोन किया। तभी भी लोगों ने कुछ बहाने निकाले, है ना, कुछ होते हैं ऐसे कि बहाने फिर भी निकालते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला नहीं सर मैं कर देता हूँ, रह गया था, कल बहुत कॉल थे इसके लिए, वो सब बहाना जो भी किया, लेकिन वो कर डाला। अगले दिन मतलब गुरुवार को वापस ये हुआ कि अब 9 में से ना 7 लोगों ने किया था, 2 लोगों ने नहीं किया था। फिर ये 2 लोगों को मैंने वापस फ़ोन किया और फ़ोन करके अब नहीं करवाया मैंने। अब मैंने उनको बोला कि भाई आप नक्की कर लो कि रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि आपको घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़े तो ये मेरा धंधा नहीं हो सकता है, राइट। तो मेरा एक फेवरेट लाइन है कि मैं सीए इसलिए नहीं छोड़ के आया कि मैं आप लोगों का पीए बन जाऊँ। आप भी अपना वाला एक फेवरेट लाइन चुन कर लेना, ये फ़ायदा होगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, उसके बाद आज तक कभी हमारा मिस नहीं हुआ है, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये ध्यान में रखने जैसा है। सीनियर टीम इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स हो जो सीनियर्स कंडक्ट करे। अभी मेरे केस में मैंने कॉल किया था, दैट वाज काइंड ऑफ माय रिव्यू मीटिंग फॉर देम। सीआरएम स्क्रीन देख के किया था, तो सीआरएम स्क्रीन से हो। पैरेलल रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, मतलब मैं उनको व्हाट्सएप पर बोल देता, वो वहाँ बोल देते कि हो जाएगा कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। और अगर आपने सोचा है वैसा नहीं होता है, जैसे कि मेरे केस में हुआ था, तो स्पेंड सम टाइम टू रिजॉल्व देम। जिस ज़माने में आईएसडी बड़ा कॉस्टली हुआ करता था, तभी भी मैंने वो किया था। गेट इन्वॉल्व, मतलब नहीं हो रहा है तो तुम सीआरएम वेंडर से बात कर लो, ऐसा करने से नहीं होगा। ये जैसे मैंने कहा ना कि सीआरएम यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ये सोच लेना बड़ा सिंपल है। जनरली प्रॉब्लम सीआरएम के साथ नहीं होता है, या तो हमने जो प्रोसेस बोला है उसका साथ होता है, या ट्रेनिंग दिया उसके साथ होता है, या फिर फॉलोअप नहीं हो रहा इसके साथ होता है। ये सबसे अलग प्रकार का मुद्दा है, जहाँ पर ना आप अपने सीनियर टीम को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई सीआरएम यूज़ करना है। ये वही सीनियर टीम है जो आपके कंपनी के बड़े मजबूत पिलर्स है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी की दिशा करने के लिए। तो उधर गड़बड़ होता है ना, तो नहीं चल सकता है। तो यही मुद्दा करना है कि आप अपनी टीम को कैसे कन्विंस करोगे। बहुत जगह पे ये गड़बड़ हो जाती है, आप ध्यान रखना कि आप नहीं करें, राइट। नहीं तो उसमें से आप इसको बाहर नहीं निकाल पाओगे और फिर आप बोलोगे कि मैंने बोला नहीं, तो मैंने तो आपको बोल दिया है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे सीनियर्स तो सब बिजी हैं, तो सारे जूनियर्स को पहले सीआरएम यूज़ करने लगाते हैं, फिर सीनियर लोगों को बोलेंगे यूज़ करने को, है ना। मैंने पॉज इसलिए मारा कि आप सोच के देखो ये सही लगता है कि आपको लगता है ऐसा चलेगा कि जूनियर पहले यूज़ कर ले क्योंकि सीनियर तो सारे बिजी हैं। ये समझा नहीं सकते आप जूनियर्स को, ठीक है, वो जल्दी मानेंगे नहीं ऐसा। और वो लोग दिमाग में ये भी सोचते हैं, मतलब अगर मैं आपके यहाँ पे जूनियर हूँ और मेरे पे ये सारे रूल्स थोपे जा रहे हैं, जबकि मैं देख रहा हूँ मेरा सीनियर ये सब कुछ नहीं करता है, तो मैं भी अंदर तो यही सोचूंगा ना कि यार ये 6 महीने का नाटक है, 6 महीने में मैं भी सीनियर आ जाऊँगा, फिर मेरे को भी ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो एवरीवन इज़ लुकिंग एट दिस लाइक, मतलब बोझ है ऐसा लगता है उनको, ठीक है। तो ये वाला गलती मत करना कि पहले जूनियर के पास कराते हैं फिर सीनियर को करेंगे, क्योंकि सीनियर बिजी है या वो मानेंगे नहीं। ये मानेंगे नहीं ये वाला भी मुश्किल है, लेकिन मनाना तो पड़ेगा, है ना। और अगर आप इनको ही नहीं मना सकते तो कैसे आप दिशा नक्की करोगे। ऐसा कुछ सोच के देखो कि एक टेबल है जिसको हमें धक्का मारना है, ठीक है, और आप लोगों का 10-11 लोगों का टीम है, जिसमें से 3 लोग बड़े सीनियर हैं आपके। आपको टेबल को धक्का है ना इस तरफ मारना है, राइट। लेकिन ये 3 जो आपके सबसे पावरफुल लोग हैं, उन लोग ने सोचा ही नहीं हम धक्का इस तरफ मारेंगे जरूर, लेकिन इस तरफ मारेंगे। आपको लगता है टेबल जहां आप लेके जाना चाहते हैं वहां जाएगा? नहीं जाएगा। शांति से इस मुद्दे को सोचना और आपकी सीनियर की टीम के साथ डिस्कशन करना उसको। तो जूनियर को कराने वाला काम नहीं चलने वाला है, पक्का है। तो ये सीनियर लोगों को इन्वॉल्व करने का ना एक तरीका ये है कि जिस दिन आपको पहली बार ख्याल आता है ना कि सीआरएम जैसा कुछ होना चाहिए,
तब से उनको इन्वॉल्व करो, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट आइडिया। एक और चीज़ करने लायक है कि सारे जितने आपके टीम लीडर्स हैं ना, उनको ये कोर्स गो थ्रू करने को बोलो, और बाद में ये बोलो कि हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं CRM लेना कि नहीं लेना, आप लोग ये कोर्स देख लो, फिर नक्की करेंगे कि चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आप कर नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि CRM आ जाए, लेकिन आपका सारा सीनियर टीम चाहता है कि CRM ना आए, तो लिख लो कि नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले उनको कन्विंस तो करना ही पड़ेगा। जूनियर लोग यूज़ कर लेंगे तो वो मान जाएंगे, शर्म के मारे यूज़ कर लेंगे, ऐसा सब भ्रम में मत रहना भाई। और अगर आप खुद बोल रहे हो कि CRM चाहिए, तो आपको वो करके दिखाना है कि वो चाहिए। मतलब आप CRM का रिपोर्ट्स देख रहे हो, आप CRM के बारे में बात कर रहे हो, वो ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है तो उसके लिए एंगेज हो रहे हो, ठीक है। आप नहीं यूज़ कर रहे हो CRM और आपका टीम यूज़ कर ले, ये नहीं होने वाला है। सीनियर अगर पहले CRM अडॉप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, पूरा माहौल बदल जाएगा। जूनियर्स के पास एक एग्जाम्पल होते हैं कि सब लोग करते हैं, मुझे करना ही है। बहुत इजी हो जाता है अगर सीनियर लोग पहले यूज़ करना चालू कर लें, ठीक है। या साथ में ही करें सब लोग, लेकिन ये जूनियर्स को पहले कराना, ये वाला धंधा मत करना। फिर ये कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने हैं तो ना, बहुत बड़े आदमी ने कहा ये कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन। इससे ज़्यादा सच कुछ नहीं हो सकता। अब जिस चीज़ को जितना सिंपल बना सकते हैं ना, इसके पहले वाले वीडियो में वो परफेक्शन का एक डेफिनेशन बताया था, वो वाला पार्ट वापस याद कर लेना। अब ये कैसे अवॉइड करेंगे आप कॉम्प्लिकेशंस को, लेकिन उसके पहले ये समझना है कि अपनी टीम का ना चेंज एपिटाइट समझते हैं कि कितना परिवर्तन वो लोग सहन कर पाएंगे, ठीक है। और हर टीम का अलग अलग होता है। दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन योर लीडरशिप स्किल्स अबाउट चेंज मैनेजमेंट। तो ये चेंज मैनेजमेंट आप कितना अच्छा कर सकेंगे, उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपकी टीम का चेंज एपिटाइट क्या है। वो ध्यान में रख के ही कॉम्प्लिकेशन खड़ा करना चाहिए। दूसरा ये भी देखना चाहिए कि आपकी टीम का ना बैंडविड्थ कितना है। मतलब एग्जांपल बताता हूँ, वी हैड वन क्लाइंट जिन्होंने ये इंडिया मार्ट पर और अपनी वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट किया था, तो बहुत ज़्यादा लीड आते थे। फिर उन्होंने 15 स्टेप का प्रोसेस बनाया अपनी सेल्स टीम के लिए, और उनकी टीम में थे सिर्फ 10 लोग, ठीक है। और ये प्रोसेस और वो लोड, उसका मैथ्स ही नहीं बैठ रहा था, तो CRM चला ही नहीं। तब यहाँ पे 2 विकल्प है, या तो आप टीम बड़ा करते या फिर वो 15 स्टेप का प्रोसेस है ना वो छोटा करके देते। दोनों सिनेरियो में काम हो जाता, लेकिन तकलीफ क्या हुआ कि हमने टीम का बैंडविड्थ ही ध्यान में नहीं रखा, तो इधर गड़बड़ हो जाता है। या आप टीम का बैंडविड्थ कितना हो सकता ना, आप उनको जो बोल रहे हो करने का, ये उनके कैपेबिलिटी में है कि नहीं है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है, उसको इग्नोर मत करना। फिर ये बहुत बेसिक बात है, CRM को सिंपल रखो, फेज वाइज उसको ग्रो करो। पहले ही दिन में क्रांति आ जाएगी ना, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग करना जरूरी है, रेगुलर ट्रेनिंग। एक बार ट्रेनिंग कर दिया वो सबको ज़िंदगी भर याद रहेगा, ऐसे वाहियात ख्याल में मत रहना, ऐसा नहीं होता है। किसी का नहीं हुआ, अपने लिए भी नहीं होगा। ये वापस रिपीट करता हूँ, शायद तीसरी चौथी बार रिपीट है कि प्रोसेस का ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CRM के ट्रेनिंग से। तो आपका जो भी प्रोसेस है, फिर वो चाहे कस्टमर सर्विस का हो या सेल्स का हो, उसका ट्रेनिंग पहले टीम का होना चाहिए। आपकी टीम को मालूम होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो प्रोसेस है क्या। ये जो भ्रम होता है ना कि जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा फील्ड होंगे, जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितना ज़्यादा रिपोर्ट्स होगा, उतना अच्छा है, ये गलत है भाई। मोर इज़ नॉट गुड। इससे अपने को खाली वो भ्रम पैदा होता है कि मैं बड़ा कंट्रोल में हूँ, कुछ कंट्रोल नहीं आता है, खाली कन्फ्यूजन होता है। तो कंट्रोल लेना है तो फोकस होना ज़रूरी है। वो फोकस आपको तब आएगा जब भी आप बहुत क्रिटिकल चीज़ें ना उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो। एक ये भी मुद्दा है कि एस्केलेशन और नोटिफिकेशंस के ज़रिए ना हम यूज़र्स को यूज़ करवा लेंगे। इसका एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ऐसे हुआ कि समझो एक मिस्टर सुरेश है, और सुरेश जी ने ऐसा किया, इस बिज़नेस ओनर। तो उनके ऑफिस में 8 लोग थे जो सेल्स का काम देखते थे। और ये सुरेश जो बिज़नेस ओनर है ना, उनके एक सेल्स मैनेजर है, उनका नाम है रमेश। तो ये सुरेश रमेश का स्टोरी अपना चलता रहता है। तो ये रमेश है ना, ये सेल्स मैनेजर है। तो रमेश को ये 8 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, और सुरेश ने ऐसा सोचा कि इस तरह से CRM कॉन्फ़िगर करते हैं कि सारे यूज़र को यूज़ करना ही पड़े, कोई बच नहीं सके। तो उस चक्कर में उन्होंने कैसा किया कि जो भी लीड आता है या अपॉर्चुनिटी है, और अगर फॉलोअप चूकता है ना, तो यूज़र को एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई तेरा फॉलोअप चूक गया है,
राइट। तो फिर ऐसा होगा कि अच्छा उसके बाद भी चूका तो बोले दूसरे दिन वापस नोटिफिकेशन भेजेंगे कि भाई ये चूक गया, और दूसरे दिन जो मेल जाएगा उसमें वार्निंग करके लिखा होगा कैपिटल। और दूसरे दिन हम और एक काम करेंगे, रमेश जो सेल्स मैनेजर है ना उसको भी एक मेल भेजेंगे कि भाई ये तेरा सेल्स पर्सन है ना वो फॉलोअप नहीं कर रहा है टाइम पे, एंड देन दे इम्प्लीमेंटेड। और तभी एक ख्याल ये भी आया कि दूसरे दिन भी नहीं किया तो बोले तीसरे दिन वापस भेजेंगे, जो सुरेश को खुद को आएगा, जो ओनर है ना उसको भी आएगा। तब क्या सीन होता है ना वो देखने लायक है। तो पहले वो हर इंडिविजुअल सेल्स पर्सन है ना उनका समझो रोज का अगर 2-3 मिस होता तो उनको मैसेज आना चालू होता है। दूसरे दिन क्या होता है, 2 मैसेज आते हैं, क्योंकि कल वाले के 3 मिस हुए जो वार्निंग वाला मैसेज आया, और आज के भी तो 2-3 मिस हुए तो आज के भी मैसेज आए, तो 5-6-7 मैसेज आए अपडेट के। और अच्छा सोचो रमेश का क्या होता है, अब रमेश के नीचे 8 लोग हैं और ये 8 लोग रोज के 3-4 फॉलोअप चुक जाते हैं अगर, तो रमेश को तो रोज का 4 × 8 मतलब 32 मैसेज आता है। ठीक है, तो रमेश भी टेक्निकली बड़ा साउंड, तो रमेश ने कैसा किया, एक रूल बना लिया अपने ईमेल में। ईमेल क्लाइंट वो जीमेल का यूज़ करता था या आउटलुक का यूज़ करता था, कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन वाला ईमेल आया ना उसको एक अलग फोल्डर में डाल दो, इनबॉक्स में मत दिखाओ लेकिन, क्योंकि उससे मेरा गर्दी हो जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। वैसा ही सेम रूल्स उनके टीम मेंबर्स ने भी बनाया। तो सारे लोग परेशान हो गए नोटिफिकेशन से, काम किसी का नहीं हुआ। ठीक है, तो वो रूल बना दिए लोगों ने, कोई ईमेल नहीं देख रहा है, कुछ नहीं दिखता है, ये सारा प्रोसेस यूजलेस हो गया। ये वाली गलती आप मत करना। ठीक है, इसका रिजल्ट नहीं आता। उससे अच्छा ना थोड़ा कल्चर बनना चाहिए। कल्चर किस तरह से बनता कि अगर 8 में से किसी ने भी फॉलोअप ढंग से नहीं हुआ है तो जो रमेश है ना सेल्स मैनेजर, वो उनको उसी दिन शाम को फ़ोन करता है कि भाई ये क्यों आपने अपडेट नहीं किया है, क्लाइंट से बात करना रह गया या CRM अपडेट करना रह गया। आप बोलेंगे तो रोज़ फ़ोन करना पड़ेगा, नहीं रोज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आप एम्प्लॉय होते और मैं बॉस होता और मैं आपको 3 दिन लगातार फ़ोन करता, आप चौथे दिन वापस भूलते क्या? कोई चांस नहीं है। आपको मालूम है कि ये फ़ोन करने वाला है तो आप भूलोगे ही नहीं, पक्का करोगे। तो ये जो आदत करवाने वाला काम है ना, ये बड़ा सिंपल है। तकलीफ ये है कि हम सोचते नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो ये कल्चर के ऊपर फोकस रखिए कि हर एक जन को आदत हो कि शाम को जाने से पहले चेक कर ले कि क्या बाकी है और वो कंप्लीट कर ले, अदरवाइज नहीं काम होगा। और क्यों हमको नोटिफिकेशन चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप CRM का ऐप खोल के उसी में देख ले कि क्या पेंडिंग है, क्या हो गया है, क्या बाकी है। वो वाला आदत होगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो क्या हुआ कि CRM का ऐप नोटिफिकेशन भेजता है ईमेल को, ईमेल का ऐप में ईमेल आता है, वो नोटिफिकेशन भेजता है और उसको आप पढ़ते हो, फिर ईमेल पढ़ के फिर वहाँ जाओगे। क्यों भाई, उससे अच्छा वही देखो ना डायरेक्ट। ठीक है, आदत बदलने वाला काम है, नहीं थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हो जाए तो लंबा रिजल्ट आएगा, पक्का आता है। और ये जब बहुत सारे मेल आते हैं ना तो फोकस में कुछ नहीं रहता है। ठीक है, रोज के आपको CRM से अगर मेल भी आने वाले हैं तो 1 या 2 या 3 ऐसे आने चाहिए, बहुत हो गया। और कुछ ऐसा घटित होता है ना जो इम्पॉर्टेंट है, जिधर आपका अटेंशन जाना चाहिए तो ही मेल आना चाहिए। और जो किसी व्यक्ति के ड्यूटी में आता है उसके लिए क्यों ईमेल नोटिफिकेशन चाहिए? बराबर है। अगर आज मेरे फॉलोअप में 12 कस्टमर्स का फॉलोअप लिखा हुआ है तो ये तो मेरा ड्यूटी है ना, उसका भी रिमाइंडर आएगा क्या मुझे? वो तो मैं जाके चेक कर सकता हूँ। तो जस्ट थिंक ऑन दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी ब्रिंग इन द कल्चर। ये खाली CRM में नहीं, कोई भी सिस्टम में यूज़फुल होगा। तो जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करते ना, नोटिफिकेशन भेजने से रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जनरली लोग मिस कर देते हैं। जब मैंने वो करना ही नहीं था, मुझे वो जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, तो अपने को लगता है कि ईमेल से काम हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता, आप भी सोच के देखो। एक ट्रिक ये है जो मैंने, बहुत बड़ी एक कंपनी है इंडिया में और वो बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो गई, उनके CEO से सीखा था कि हर एम्प्लॉय का उनके कंपनी में जो KRA होता है ना, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट के ऊपर फोकस रहता है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस 3 पॉइंट्स, दे नीड टू सी ओनली 3 रिपोर्ट्स। बराबर है। ऐसा नहीं कि बड़े हो जाने के बाद उन्होंने ये किया था, बहुत छोटे से उन्होंने ये किया था। तो ये वाला आइडिया अच्छा है, मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब एक मुद्दा ये वाला भी है कि पैरेलल रिपोर्टिंग क्या होता है, उससे क्यों कन्फ्यूजन होता है और उससे क्यों CRM आपका
बाहर निकल जाता है पूरा। अब पैरेलल रिपोर्टिंग का कुछ एग्जांपल देखते हैं कि भाई अगर मैं बॉस हूँ और मेरे को आदत है कि मैं हर बार एक्सेल में ही रिपोर्ट देखूंगा, भले कंपनी में सीआरएम आ गया, मैंने ही पैसा दिया, लेकिन मैं सीआरएम देखने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अपना बहुत साल से आदत है एक्सेल में रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, ये पुराना नहीं, पुरातन कालीन आदत है, तो ये वाला ध्यान में रखना। अच्छा, मेरा एक बार ऐसे संवाद हुआ था किसी से कि सर ये फॉर्मेट कैसे बनाए थे आपने? तो बोले बहुत साल से चल रहा है। मैंने बोला हाँ, कभी तो बनाए होंगे ना। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी कंपनी में फॉर्मेट चलता था तो हमने हमारी कंपनी में ले लिया। मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है आपने जो पुराना फॉर्मेट निकाला ना उसका भी। ठीक है, तो क्यों ना ऐसा करे कि सीआरएम जो कि साइंटिफिक तरीके से आपको डैशबोर्ड देता है उसका मदद लिया जाए। क्योंकि इतना तो क्लियर है कि आपका पहले जो आप डैशबोर्ड या रिपोर्ट देखते थे ना एक्सेल में, वो कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं बनाया था, वो किसी का देख के आपने कॉपी किया था। ठीक है, तो क्यों ना यही किया जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दूसरा तरीका है पैरेलल रिपोर्टिंग का जो बड़ा खतरनाक है, और वो ये है कि आप ना कॉल पे या व्हाट्सएप पे पूछ लेते हो टीम को कि क्या हुआ, और टीम भी व्हाट्सएप या कॉल के ऊपर आपको रेस्पॉन्ड कर देती है। ठीक है, और आपने सीआरएम में देखा ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपके टीम मेंबर ने सीआरएम में अपडेट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप व्हाट्सएप पे पूछ रहे हो, राइट? तो इससे ना आपके टीम को सिग्नल क्या जाता है कि भाई सर को कॉल पे बताओ और व्हाट्सएप पे भेजो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर तो सीआरएम दिखते नहीं है, तो फिर इधर ही गाड़ी चलाएगा ना वो लोग। और इसी चक्कर में उनको ये लगने लगता है कि सीआरएम है ना, दिस इज़ एक्स्ट्रा वर्क, ये खाली फालतू का मगजमारी है, ये अपने को करना पड़ता है क्योंकि बॉस ने बोला है। क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट तो पहले कर दिया ना आपको, उन्होंने व्हाट्सएप पे आपको बता दिया कि मेरा क्लाइंट के साथ क्या बात हुआ है, तो अभी उनको सीआरएम में क्यों डलवा रहे हो? वो लोग ऐसा सोचते हैं। और ये मैं बहुत सारे टीम मेंबर्स एनजे के और बाहर के बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ। इसका मूलभूत कारण ये है कि जो ओनर लोग हैं या टीम लीडर्स हैं वो अपना आदत नहीं बदलते। अपने को तो आदत बदलना पड़ेगा भाई, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 8 है, और 8 में ये है कि एज ए बॉस या एज ए टीम लीडर आपको क्यों ये सीआरएम में रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं ना, ये सीखना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सीखना ज़रूरी है, राइट? और क्यों लगता है, मैं आपको इसका कारण देता हूँ। क्योंकि जैसे अपना पहले से बात हो रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, वो तो ऊपर से ही करना पड़ेगा। और आप सीआरएम ला रहे हो, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन ही है। मतलब अगर आपकी आदत नहीं बदली रिपोर्ट देखने की, तो आपकी टीम की आदत बदलेगी रिपोर्ट देने की, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि द ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी ड्रिवन फ्रॉम टॉप। ये छोटा कारण है, अभी मैं आपको बड़ा कारण बताता हूँ, और बड़ा कारण क्या है ये समझना ज़रूरी है। बहुत पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत कम कंप्यूटर होते थे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, कभी कभी तो 500 लोगों की टीम में एक ही कंप्यूटर होता था, और वो सारे डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर होते थे। सॉफ्टवेयर भी जो होते थे वो पुराने ज़माने के, ठीक है, जो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते थे, जो शायद वेब के ऊपर नहीं मिलते थे, वो रियल टाइम नहीं होते थे। मतलब बहुत बार तो ऐसा भी था पुराने ज़माने में कि सॉफ्टवेयर है ना, उसको हर सैटरडे को अपडेट करेंगे, या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अपडेट करेंगे। सो दिस वर जनरली डेटा चर्निंग मशीन्स, ठीक है, उनको इस तरह से समझा जाता था। और वो इतना कॉम्प्लेक्स होता था कि कुछ ही लोगों को वो ऑपरेट करना आता था, ठीक है। और उसमें एक टेक्निकल टीम होता था, जो प्रोग्रामर्स होते थे जनरली, जो वो ना रिपोर्ट निकालते थे। अब वो रिपोर्ट निकालने को अंग्रेजी में लोग पुलिंग द रिपोर्ट बोलते हैं। ये गलत है अंग्रेजी, लेकिन ऐसा बोलते थे लोग। तो अब ये तो पुराने ज़माने का बात हो गया। तभी आप सोचो कि आज की ज़िंदगी में कैसा हो गया। उसके पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर एज ए बिज़नेस ओनर मैं ऐसे रिपोर्ट देख रहा हूँ जो मेरे यहाँ के किसी जूनियर प्रोग्रामर ने डिज़ाइन करके मुझे दिए हैं, तो मुझे क्या देखना चाहिए? जो मुझे देखना है वो देखना चाहिए, या वो जो मुझे दिखा रहे हैं वो देखना चाहिए, राइट? और वो होता है ना कि कुछ कार ऐसी होती है जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन के लिए बनाई गई होती है, और कुछ कार ऐसी होती है जो सेल्फ ड्राइव के लिए बनाई गई है। संगम सीआरएम वैसा प्रोडक्ट है जो सेल्फ ड्राइव के लिए बनाया गया है। वो इतना ईजी भी है, इतना पावरफुल भी है, ये हम आपको आगे दिखाते हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, जूनियर व्यक्ति के ऊपर, कि वो आपको डिज़ाइन करके दे कि आपको देखना क्या है, आप खुद देख लेंगे तो ज़्यादा असर होगा। और अभी नए ज़माने का सॉफ्टवेयर है ना पूरा, ये इसमें क्या हो गया, ना तो ये डेस्कटॉप है,
ये वेब और मोबाइल दोनों पे है, ये सब कुछ रियल टाइम में है और ये सबके पास है। आपके टीम में जितने लोग हैं उन सबके पास है, आपके पास भी है। तो हर एक जन के पास जब एक्सेस है तो हम लोग ऐसा क्यों करें कि कोई बना के देगा और मैं यूज़ करूँगा। ये एक बहुत बड़ा लेयर और बहुत बड़ा डिले आ रहा है आपके और आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो उसको हटा दीजिए। अब क्योंकि एवरीथिंग इज़ लाइव, यू नीड टू बी एबल टू मैनेज द CRM रिपोर्टिंग ऑन योर ओन। एक है ना बहुत बड़ा चीज़ होता है अगर आप खुद से रिपोर्ट बनाओ ना, और वो होता है आप व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं। वो एक्सेल में भी होगा ऐसा आप बोलेंगे, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा सीधा CRM में होगा। तो नहीं सीखे हैं तो प्रॉपरली रिपोर्टिंग सीख लो, लाइफ बदल जाएगी। ये वापस एक बार बात करते हैं, प्रोसेस ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन CRM ट्रेनिंग। हाँ, मैं भी ऐसे ही समझ गया कि आपके चेहरे पे ये ऐसे ही आया होगा कि पहले तो बोल चुका, वापस क्यों बोल रहा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे वापस गलती करते हैं लोग। इम्प्लीमेंटेशन में तो प्रोसेस ट्रेनिंग नहीं दिया, उसके बाद भी नहीं कराया, तो तब नहीं कराया होगा तो अब करा लो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेस का ट्रेनिंग आपके टीम को आना चाहिए। अब वो नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपके टीम CRM में फील्ड्स एम्प्टी मिलते हैं, या फिर उनको मालूम ही नहीं है कि फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो उधर कुछ भी भर देते हैं, या फिर वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था उस फील्ड में वही रहने देते हैं, या वो A या X या फुल स्टॉप मार देते हैं, डैश मार देते हैं, ठीक है। ये गड़बड़ है। एंड व्हेन दे डोंट नो व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हेन दे डोंट नो व्हाई वी आर डूइंग दिस, तब उनको ऐसा लगने लगता है कि CRM है ना, ये रिपोर्टिंग टूल है, मुझे करना तो वैसे ही है जैसा मेरे मन में आए, लेकिन यहाँ पे कैसे भी करके रिपोर्ट कर देना है। तो ये वाला गड़बड़ हो जाएगा अगर प्रोसेस का ट्रेनिंग ढंग से नहीं दिया होगा। फिर से एक बार समझते हैं कि CRM जो है वो आपके प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने का टूल है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वैसा मत सोचना, उधर गड़बड़ है। फिर एक मुद्दा ये आता है कि आपकी टीम है ना, आप बोलते हो वैसा नहीं करते हैं, आप करते हो ना वैसा करते हैं। ये अपने को लगता है तो लॉजिकल है, सबको मालूम है। हाँ, सबको मालूम है, लेकिन लोग ऐसा करते ही नहीं है ना। आप सोचो, बॉस लोग इस बात का कभी फ़ायदा नहीं उठाते हैं कि उनकी टीम है ना उनके जैसा करने वाली है। वो सोचते हैं कि मैं बोलूँगा वो करेंगे। अरे कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने मेल डाल दिया था कि फ्रॉम टुमारो एवरीवन विल यूज़ CRM। अब उनको लगता है कि उन्होंने मेल डाला तो अभी से ये ऐसा हो जाएगा। हमको समझ के चलना चाहिए कि हम कंपनी चला रहे हैं, मिलिट्री नहीं। मिलिट्री में ऐसा डिसिप्लिन होता है, कंपनी में जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो टीम मेंबर्स हैं ना, कुछ कुछ अपने बच्चे जैसे होते हैं कि हम बोलते हैं वैसा नहीं करते, करते ऐसा करते हैं। एक तो कारण ये भी रहता है कि हम जैसा करते हैं ना वैसा करने में उनको सहूलियत है, क्योंकि वो देख के सीख जाते हैं तुरंत, ठीक है। हम जो बोलते हैं तो बहुत बार उनको नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। ये आइडिया ना लगता थोड़ा फिलोसॉफिकल है, लेकिन है बड़ा प्रैक्टिकल। तो आप इसके ऊपर शांति से सोचना। एज ए टीम लीडर और एज ए बॉस व्हाट आई डू डिफाइंस द कल्चर। तो हाउ कैन आई नेगोशिएट दैट? बिना कल्चर के नहीं आएगा ना। इसके पहले जो जूनियर और सीनियर वाला बात किया ना, वो याद रखना। टॉप टीम अगर CRM यूज़ करेगी तो बाकी के लोग पक्का यूज़ करेंगे। अब हम बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के एक्सचेंज के बारे में। ये बड़ा यूज़फुल है, नॉट ओनली फॉर CRM बट फॉर एवरीथिंग एल्स ऑल्सो। और इसको प्रैक्टिस में कैसे डालेंगे ये भी थोड़ा देखते हैं। आप ऐसा मान लो, अगर सेल्स की बात करते हैं तो ये सेल्स मैनेजमेंट का सीक्रेट है, और अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो ये सर्विस मैनेजमेंट का सीक्रेट है। और वो क्या है कि आपके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, जो लोग कस्टमर से बात कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, उनके ऑफिस में जा रहे हैं, उनके कंपनीज में विजिट कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो वहाँ का एनवायरनमेंट फील करके आए हैं, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है। और आप हैं या दूसरे टीम लीडर्स हैं या जो मैनेजर लोग हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस। और जितनी अच्छी तरह से और जितने स्पीड में हम ये एक्सचेंज कर सके कि उनका इन्फॉर्मेशन अपने पास आए और अपना एक्सपीरियंस उनके पास जाए, ये जो पेस होगा ना, जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना ज़्यादा अपना टीम अच्छा परफॉर्म करेगा, उतना जल्दी अपना टीम ग्रो करेगा। तो ये करने का तरीका क्या है? 2 स्टेप है। पहला तो ये कि एज ए ओनर, एज ए बॉस, एज ए टीम लीडर यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स ऑन OPR डैशबोर्ड ट्वाइस ए डे। मतलब 20-20 मिनट ऐसा नहीं, 10-10 मिनट करो तो भी चलेगा। फिर CRM में एक ओनर नोटिफिकेशन होता है। ओनर नोटिफिकेशन क्या होता है, आप यूज़र वाले कोर्स में देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ओनर नोटिफिकेशन का कंसेप्ट ये होता है, लेट्स से इफ़ आई एम द बॉस एंड आई हैव ए सेल्स पर्सन जिसको 10 लीड्स असाइंड है, और मान लो वो उसमें उसका फॉलोअप चूक गया है,
अब वो लीड्स उसको असाइन है, मतलब ओनर वो है। तो अगर मैं वो 10 लीड को एक साथ सिलेक्ट करके उसमें कमेंट करता हूँ तो उसको ना ईमेल जाता है, दैट इज़ नोटिफिकेशन टू द ओनर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना, 3-4 चीज़ एक साथ होती है। एक तो ये कि वो जो टीम मेंबर है उसको मालूम पड़ता है कि कोई ना कोई देख रहा है, राइट। दूसरा ये कि मैं इंडिविजुअल भी कमेंट डाल सकता था, ठीक है। अब इंडिविजुअल कमेंट डालो, उसमें क्या होता है, मैं मेरे टीम मेंबर को ये भी बता सकता हूँ कि आई नो दिस क्लाइंट पर्सनली, इफ़ यू नीड एनी हेल्प टेल मी, दैट कैन बी यूजफुल। देखो मेरा अनुभव काम लग रहा है, मेरे कॉन्टैक्ट्स काम लग रहे हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि मैं किसी क्लाइंट को जानता हूँ और मुझे मालूम है कि ये ना पैसा देने में नाटक करने वाला है, तो मैं मेरे सेल्स पर्सन को ये भी इंफॉर्मेशन कमेंट में लिख सकता था कि नेगोशिएशन हार्ड करना या तैयारी में रहना, ये लोग पैसा देने में नाटक करने वाले हैं, बिना एडवांस के काम मत करना, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। तो आपका जो टीम मेंबर है ना, उसको आपके पास से सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, राइट, एंड दिस कैन बी वेरी गुड मोटिवेशन फॉर दैट पर्सन। तो उसको कंटिन्यूसली सीखने को मिल रहा है, ये फ़ायदा है आपके लिए। फ़ायदा है कि आप इसके ज़रिए उनको बता रहे हो। ऐसा सोच के चलो ना, सुबह आप चाय पीते हो तभी उसने 20 मिनट कर लिया और क्लिक करके मैसेज डाल दिया सबको। ऑफिस में आओगे तब तक सबके पास मैसेज पहुंच गया है, आपको भी उसका ईमेल का सीसी है, एंड एवरीवन नोज कि सर रिपोर्ट्स देख के आए हैं। सोचो कितना बड़ा घटना हो गया। सब टीम को मालूम है कि सर ने CRM में रिपोर्ट देखा हुआ है। बहुत बड़ा असर होता है भाई इसका। रिव्यू मीटिंग्स भी करनी है ना, वो CRM के ऊपर करना, और उसमें भी ये वाला कंसेप्ट खास रखना। खाली टारगेट का बात करेंगे तो आपको कभी नहीं मालूम पड़ेगा कि आपका कौन सा टीम मेंबर कहाँ पे अटका हुआ है। ये प्रॉब्लम वाला काम है। अच्छा, कुछ लोग या कुछ टीम में कैसा होता है, वो एक लड़का या लड़की को या इवन बॉस को ऐसा आदत रहता है जी, जब उनको CRM में दिखता है ना कि सारे ओवरड्यू है, सब बराबर नहीं है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। उसको कोई नहीं देखता है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है। या ईमेल भेजते हैं, प्लीज़ अपडेट योर CRM डेटा, वो भी कोई नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस तरह का ना करते हुए अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे ना तो अच्छा होगा। और हाँ, अगर सच में आपके कंपनी में ये वाला कल्चर है कि ईमेल भेजने से काम हो जाता है, तो शायद आपको ये वाला तकलीफ आएगा ही नहीं कि आपका टीम CRM नहीं यूज़ कर सकता। 12 नंबर का पॉइंट है, बहुत छोटा है और बड़ा ऑब्वियस लगता है, लेकिन कई बार मिस हो जाता है। और वो ये है कि अपने सारे जो मैसेज भेजने हैं ना, ईमेल से, व्हाट्सएप से, SMS से, आपके टीम मेंबर्स जो भेजते हैं उसको आप टेम्पलेटाइज कर लो, ठीक है। दैट इम्प्रूव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपका वेल डिफाइंड प्रोसेस रहा ना, अगर आपने प्रोसेस को डिफाइन किया तो आपको टेम्पलेट्स बनाने में आसानी होगी, और टेम्पलेट्स बनाओगे तो प्रोसेस मैनेज करने में आसानी होगी। आपकी टीम के लिए वो लाइन मिल जाता है, ठीक है, कि ये लेवल पे ये 2-3 मैसेज भेजने हैं, ऐसा हो जाएगा तो ये मैसेज भेजना है, ऐसा हो जाएगा तो ये मैसेज भेजना है। दैट बिकम्स फैंटास्टिक। फिर ये कारण बन जाता है उनका CRM यूज़ करने के लिए, वो भी बड़ा फ़ायदा का काम है क्योंकि उससे टाइम बचता है उनका। और एक चीज़ है, अगर आप टेम्पलेट बना लोगे ना बराबर, तो देन यू कैन यूज़ बेनिफिट ऑफ दैट ऑटोमेशन इन CRM, ऑटोमेशन बाय विच यू कैन सेंड व्हाट्सएप एंड ईमेल कैंपेन्स, व्हाट्सएप एंड ईमेल मैसेजेस विच हैपन ऑन पर्टिकुलर ट्रिगर, ठीक है। अब सोच के देखो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि टेम्पलेटाइज कम्युनिकेशन जा रहा है तो हर बार ढंग का ही जा रहा है, आपका लैंग्वेज बराबर है, ग्रामर बराबर है, टोन बराबर है, तो वो गलत मैसेज जाने का नहीं हो जाएगा। सब लोग अपने अपने तरह से ढंग से भेजते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अब तक का ऑब्जर्वेशन और रिसर्च रहा है कि जितने भी मैसेजेस एक सेल्स पर्सन या सर्विस वाला भेजता है, 65% से ज़्यादा मैसेजेस आप टेम्पलेटाइज कर सकते हैं। शांति से सोचना, ये आप भी कर सकते हैं। और आप ये करोगे तो ना ही सिर्फ आपके यूज़र्स का काम आसान हो जाएगा, उनको ना CRM यूज़ करने का एक बहुत बड़ा कारण मिल जाता है। खाली एक चीज़ का ध्यान रखना, वो ऑनलाइन टेम्पलेट ढूंढने मत बैठना, ठीक है। और मिलेंगे तो भी आपको मेहनत उतना ही करना है। यू विल गेट सम इंस्पिरेशन, बट फिर भी मेहनत करना। एक चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, ChatGPT का, वो कर सकते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति आपके यहाँ से जॉब छोड़ के जाता है, तब क्या करना है? इसके ऊपर ना जो टेक्निकल स्टेप्स है वो डिटेल में एडमिन कोर्स में कवर किए हैं, यूज़र वाले चैप्टर में, यूज़र मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, तो वहाँ तो देख ही लेना। लेकिन ये जो आपको एज ए बॉस क्या मालूम होना चाहिए ना, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। कि फंडामेंटल आइडिया ये है कि लीड्स, अपॉर्चुनिटीज़, टिकट्स, इसका क्या करेंगे, वो किसी ना किसी को असाइन करना पड़ेगा ना। अच्छा, जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई आता है तो हम उसके लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रखते हैं,
उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कोई जाता होगा तो ऑफबोर्डिंग प्रोसेस भी तो होगा ना आपका, कि वो आदमी जो कर रहे थे पहले वो सब काम लेके किसी को हैंड ओवर करना है, तो ये सारा तो प्रोसेस होगा ही। वो प्रोसेस अगर नहीं है तो होना चाहिए, और अगर है तो फिर वो CRM के लिए क्यों नहीं है, उधर भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो सारा काम जो ये व्यक्ति देख रहा था वो किसी को सौंपना तो पड़ेगा, वो करना ज़रूरी है। आप एडमिन वाले कोर्स में डिटेल में, लेकिन थोड़ा बेसिक्स बात कर लेते हैं। जितने भी ओपन, बराबर, मतलब जो पेंडिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वैसे लीड्स, अपॉर्चुनिटीज, टिकट्स, ये जो मॉड्यूल्स का रिकॉर्ड है ना, वो आपने किसी दूसरे व्यक्ति को असाइन करना जरूरी है। अगर दूसरा व्यक्ति नहीं है तो बॉस को असाइन कर दो उसके, ठीक है, लेकिन ये किसी ना किसी को तो असाइन करना जरूरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा। फिर जो जाने वाला व्यक्ति है उसके कस्टमर्स, उसके कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर्स के मतलब अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट्स, ये जो डेटा होगा ना वो नए आने वाले या नए जिम्मेदार व्यक्ति को असाइन कर देना चाहिए। एक धंधे की बात ये समझो कि अगर आपके यहाँ से कोई व्यक्ति चला गया और उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ असाइन थी उसका कोई फॉलोअप नहीं कर रहा है, तो आपका कस्टमर राह देखेगा क्या? नहीं, कस्टमर चला जाएगा। कस्टमर ये नहीं सोचने वाला है कि हाँ ये इन लोगों का आदमी गया होगा ना तो दूसरा आदमी आएगा ना तो असाइन नहीं किया होगा इसलिए बाकी है। इट विल नॉट हैपन दैट। आपका कस्टमर चला जाएगा। तो कंसीडर दिस एज ए रियल बिजनेस, मतलब जो इधर दिखता है ना वो होना चाहिए, जो है वो इधर दिखना चाहिए। दिस शुड बी द अंडरलाइन पॉलिसी फॉर CRM। तो कोई व्यक्ति जाता है तब इतना कसरत करना जरूरी है। इट विल टेक हार्डली 5-10 मिनट्स, लेकिन कर दो, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। फिर आप जितने भी मीटिंग करते हैं ना वो CRM के डेटा के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, उसके बगैर मत करना। मतलब OPR डैशबोर्ड है, सेव्ड सर्चेस है, ये सारा यूज़र और एडमिन में बड़ा डिटेल में कवर हो चुका है, तो हम यहाँ नहीं कवर करेंगे। रिपोर्ट्स का मॉड्यूल है। ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो आप अपने टीम के साथ जब भी डिस्कस करते हैं तो CRM का स्क्रीन ओपन करिए और बात कर लीजिए। फिर डेटा सारा CRM में है, और आप बात अगर कागज़ और डायरी लेके कर रहे हैं या एक्सेल शीट्स लेके कर रहे हैं विच हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद डेटा, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। स्प्रेडशीट के ऊपर भरोसा मत करना अनलेस एंड अनटिल वो स्प्रेडशीट है ना CRM के साथ लिंक है। इसका क्या मतलब है? संगम CRM कैन सेंड योर CRM डेटा टू गूगल स्प्रेडशीट, ठीक है। तो अगर आप वो भेजा हुआ डेटा को गूगल स्प्रेडशीट में फॉर्मेटिंग करके एनालिसिस कर रहे हैं तब तो सही है, देन चांसेस आर देयर यू विल नॉट मिस एनीथिंग, ठीक है। अदरवाइज गड़बड़ है, स्प्रेडशीट में करेंगे तो आपको रियल डेटा नहीं मिलेगा। अच्छा, स्प्रेडशीट मीटिंग्स के लिए छोड़े हुए हमको लगभग 20 साल हो गए। तो 2004 से हम लोग ने CRM यूज़ करना चालू किया, तब से हमारे सारे सेल्स मीटिंग है ना सीधे CRM पे होते हैं। वी डोंट यूज स्प्रेडशीट। और ये जो इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस का हम बात कर रहे हैं ना, अभी CRM में जिस तरह से रिपोर्ट बनाया है या बाकी का सब कुछ आप बना सकते हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को और टिप्स को ध्यान में रख के ही बनाया है, तो क्यों आप पुराने तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। और रिव्यू मीटिंग है ना, उसमें आप कोई भी डेटा का सोर्स ले ले, आपने स्प्रेडशीट में कुछ डाला हुआ डेटा पकड़ो या CRM का पकड़ो, पहला सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि इज़ दिस डेटा ट्रस्टेबल, ठीक है। आमतौर पे लोग फनल में कुछ भी फालतू डेटा यूज़ करते हैं, वो मत करना, एडमिन में बराबर डिटेल में दिया हुआ है। और दूसरा कि अगर ट्रस्टेबल नहीं है तो पहले उसको ट्रस्टेबल बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रस्टेबल बनाए। ये रिपोर्टिंग और एनालिसिस का ना एक फ़िलोसॉफी होता है, अगर हम ये फ़िलोसॉफी समझ के चलेंगे तो आपको CRM से जो डेटा निकालना ना और किस तरह से उसका एनालिसिस करना है, इसमें बड़ी सहूलियत होगी। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक कंसेप्ट ये भी समझना जरूरी है कि स्टेटस वर्सेस एनालिसिस, राइट। तो इन दोनों का क्या है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि स्टेटस वर्सेस एनालिसिस का क्या है। ऐसा मान के चलो कि आप है ना कहीं जा रहे हो और आपकी कार में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नेविगेट करने में मदद करेगी, और आप रात को जा रहे हो, तो एक हेडलाइट है और एक मैप है, ठीक है। तो ये दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है? हेडलाइट में ना आपको सामने का 150 मीटर का रास्ता दिखना चाहिए, ठीक है। और जो मैप है उसमें आपको डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कहाँ कहाँ टर्न करना है ना वो दिखना चाहिए। आपके हेडलाइट में आपका डेस्टिनेशन तक का सारा रास्ता दिखे ना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो हेडलाइट इज लाइक स्टेटस, राइट, जो आपको OPR डैशबोर्ड से मिलता रहता है कि भाई सब सही है कि नहीं, बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
और जो मैप है ना वो एनालिटिक्स है, विच विल गाइड यू टू नेविगेट थ्रू द फ्यूचर, या आगे का स्टेप्स। जो दिख नहीं रहा है उसके बारे में बताएगा वो एनालिटिक्स, और स्टेटस के बारे में जो दिख रहा है वो तुरंत आपको इधर बता देगा। तो आप क्या कंटिन्यूसली मॉनिटर करोगे, आपको हेडलाइट या मैप, है ना। इससे क्लियर हो जाता है कि अपने को पहले रोज क्या देखना जरूरी है। रोज आपको वो एनालिटिकल ग्राफ वाफ सब डिटेल में देखना जरूरी है, या रोज ओपीआर देखना जरूरी है, जिससे आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहां से सोचने का शुरू करना। सो डेली जो स्टेटस चेक करना ना वो आपको ओपीआर के डैशबोर्ड से चलेगा, और ओपीआर आपको इतना 100% गारंटी करा सकता है कि आपको ओपीआर देख के ये मालूम पड़ जाए कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो आपको ओपीआर बता देगा, गारंटी से बता देगा। ऑफ कोर्स ओपीआर इज शॉर्ट टर्म एनालिसिस, मतलब आपको आजकल क्या चल रहा है या कहाँ गड़बड़ है ये आपको ओपीआर बता देगा। रिपोर्टिंग और एनालिसिस का बात आता है, जो हम रिपोर्ट्स मॉड्यूल में जाके आप रिपोर्ट बनाओगे, ग्रुपिंग करोगे, ग्राफ देखोगे, चार्ट देखोगे, सॉर्टिंग करोगे, अलग अलग तरीके से नंबर्स निकालोगे। ये आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए चाहिए, जो शायद वीकली, मंथली या क्वार्टरली करना जरूरी है। ये आपको रोज़ शायद देखना जरूरी है। इसीलिए मोबाइल ऐप में रिपोर्टिंग का मॉड्यूल नहीं है, लेकिन ओपीआर है, और ओपीआर इतना पावरफुल है कि आपको जो जानना है ना वहाँ से जानने को मिल जाएगा। तो आपको ये डिटेल एनालिसिस रोज रोज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक यू डोंट फोकस कंटिन्यूसली ऑन द मैप, यू फोकस कंटिन्यूसली ऑन द रोड, राइट, सो दैट यू डोंट गो ऑफ द रोड। आपको मैप तो खाली हर टर्निंग पे चाहिए ना कि पे बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखने के लिए। हेडलाइट में रोड दिखना चाहिए, फोकस रोड पे होना चाहिए। तो आपका फोकस सीआरएम के बारे में ओपीआर पे होना चाहिए। फिर ये ऑडिट करने का बात है, वो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अदरवाइज हम जिस जर्नी पे जा रहे हैं ना वो जर्नी पे हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये नहीं मालूम पड़ेगा। दो प्रकार का एनालिसिस किया जाता है, एक डेटा क्वालिटी एनालिसिस और प्रोसेस क्वालिटी एनालिसिस। ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें जो बताया, और एडमिन के कोर्स में डिटेल में बताया कि ये क्या होता है। इसके प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लोग एक्सेप्शंस रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये क्या होता है और टिपिकली कैसे निकाला जाता है। और सबसे पहले ना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉइंट करने का, सीआरएम एडमिन टू रिपोर्ट। मतलब सीआरएम एडमिन जो होगा ना वो ये सारा प्रॉब्लम्स है ये बताएगा। किसको बताएगा? आपके टीम लीडर को, या आपको रिजोल्व करने का जिम्मेदारी टीम लीडर का या बॉस का रहेगा। तो एक्शन जो है वो टीम लीडर ने करना है। डेटा क्वालिटी एनालिसिस जो होता है ना उसमें मतलब जहाँ डेटा इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, इनकंसिस्टेंट है, खाली फील्ड चुक गई है, डिफ़ॉल्ट डेटा था वो रह गया है, या किसी ने ए डाल दिया है, बराबर है, ये सारे गलत डेटा है। तो वो सारा चेक करने के लिए आप जो एनालिसिस करोगे उसको बोलते हैं डेटा क्वालिटी एनालिसिस। फिर एक आता है प्रोसेस क्वालिटी एनालिसिस। उसमें क्या होगा? फॉलोअप मिस हो गया, एक्सपेक्टेड क्लोज डेट मिस हो गया, टिकट का ड्यू डेट मिस हो गया, ये सारे फॉलोअप में मिस्टेक्स है। मतलब आपका प्रोसेस सही नहीं जा रहा, या समझो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल डेट था वो मिस हो गया। तो ये सारे फॉलोअप का इश्यूज़ है या प्रोसेस का इश्यूज़ है। या जिस तरह से आपका सेल्स का प्रोसेस चल रहा है लेकिन कोई स्टेटस ही चेंज नहीं करना है, ये भी PQA का प्रॉब्लम है। तो ये जो OPR का डैशबोर्ड है वो आप देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना अपने आप आपको मिल जाएंगे। और ये साफ़ सफाई वाला काम एक दिन नहीं करके, ऐसा मत सोचना कि महीने में एक बार करेंगे, इसको आप रोज़ ही कर सकते हैं, एकदम स्मूथ चलेगा। कुछ कुछ रोज़ कर सकते हैं जो OPR से होने वाला है वो, और कुछ कुछ जो है वो आपको एनालिसिस करने से मालूम पड़ जाएगा। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपका टीम साइज़ कितना है और आपका प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर टीम साइज़ बड़ा है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, तो शायद आप हर घंटे भी इसको मॉनिटर करेंगे, राइट। वी हैव क्लाइंट्स हु मॉनिटर इट इन ए वेरी रियल टाइम। मतलब गड़बड़ हुआ, तुरंत लाल बत्ती हुआ और उन्होंने एक्शन किया। छोटे टीम में शायद इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सेल्स टारगेट का बात करते हैं, किस तरह से इसको अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। एक तो ना मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा क्लाइंट ने बोला था कि मेरा यूज़र जैसा ही CRM चालू करे ना उसको सीधा फर्स्ट स्क्रीन दिखना चाहिए कि इतना टारगेट था और इतना अचीव किया है, राइट। शांति से सोच के देखना, इससे सच में फ़र्क पड़ेगा? साइकोलॉजी कुछ और बोलता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, अनुभव और रिसर्च भी कुछ और बोलता है कि इफ़ वी फोकस मोर ऑन लीड इंडिकेटर्स रादर देन
लैग इंडिकेटर्स, तो फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब ये कुछ ऐसा हो गया ना कि हम अपने एम्प्लॉय को घड़ी घड़ी बोल रहे हैं कि तेरा टारगेट देख इतना था, तो इधर तक अचीव किया है, ऐसा कैसे चलेगा। ये कुछ आपको ऐसा नहीं लगता है कि एज ए डॉक्टर आप पेशेंट को ये बोल रहे हो, अरे तेरा बीपी बढ़ गया है, कम कर करके। सोचो तो सही यार, अगर उसको मालूम होता कि बीपी कैसे कम करना है तो वो कर लेता ना। तो आपने क्या बताना चाहिए, बीपी कैसे कम करना है ये इलाज, या बीपी कम करना ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन। शांति से सोचो, मेजॉरिटी टाइम यही गलती होता है। फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमारा ना इंसेंटिव के साथ लिंक्ड है, इसके लिए यहाँ होना चाहिए। CRM में टारगेट मैनेजमेंट है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस मत करना। एक्स्ट्रा फोकस लीड इंडिकेटर्स पे करना, लैग इंडिकेटर्स पे नहीं, वरना रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे मैंने बताया नहीं। सो टारगेट्स आर इंपॉर्टेंट बट डोंट ओवर रेट इट, ज़्यादा फोकस करोगे तो नहीं आएगा। फिर ये OPR फॉर बॉसेस। सो OPR बड़ा फैंटास्टिक डैशबोर्ड है, बहुत पावरफुल है। इसके बारे में हमने पूरा एक बड़ा लंबा वीडियो बनाया, अच्छा बहुत लंबा नहीं है लेकिन डिटेल में है, वो 4.2 है, इसके बाद आगे आएगा वो, ठीक है। उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या फिलोसॉफी और साइकोलॉजी रहेगा, एज ए बॉस हमको क्या देखना चाहिए और कैसे क्या दिखता है। 10-10 मिनट रोज स्पेंड करोगे तो ये बहुत हो जाएगा आपके लिए। मोबाइल और वेब दोनों के ऊपर ये दिखता है, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो ना इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा करना पड़ेगा, जो एडमिन के कोर्स में डिटेल में बताया हुआ है, यूज़र के कोर्स में भी है, ठीक है। एडमिन में कोर्स में बताया कि एडमिन के साइड से क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत सारा तो यूज़र के साइड से होता है। तो आप भी एक यूज़र तो हुई, तो वो हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लेना। यूज़र वाले कोर्स में रिपोर्ट्स वाले चैप्टर में वो बताया गया है। थोड़ा सा ना इसके ऊपर आपको साइकोलॉजिकली काम करना पड़ेगा कि बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टूल, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सोफिस्टिकेटेड इन द सेंस सिंपल है। तो अपने को सिंप्लिसिटी का आदत नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि इसमें मुझे जो चाहिए वो मिलता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है आपको जो चाहिए ना वहाँ मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है। तो 4.2 वाला वीडियो पूरा उसी के लिए है। सो ये OPR डैशबोर्ड है ना, ये आपका हेडलाइट है कार का, अभी पहले एग्जाम्पल देखा ना वो वाला। तो इससे आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि ये सब चीज़ जा कहाँ रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम 4.2 वाले वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि ये जो OPR का डैशबोर्ड है ना, ये डिज़ाइन किया गया है आयुर्वेद में एक डायग्नोसिस का सिस्टम होता है। अच्छा, जिनको नहीं मालूम है उनको बताऊं, आयुर्वेद मतलब आयुर मतलब लाइफ, वेद मतलब साइंस। तो लाइफ का साइंस, लाइफ जीने का तरीका, ऐसा कुछ समझो। उसमें डायग्नोसिस का एक तरीका है जिसको बोलते हैं नाड़ी परीक्षण, राइट। ये नाड़ी परीक्षण के कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया है। तो नाड़ी परीक्षण में भी होता यही है कि डॉक्टर आपके हाथ के ऊपर 60 सेकंड तक उंगली रखता है, एंड देन ही कैन टेल यू एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग विथ यू। हाउ फैंटास्टिक इज़ दैट। ऐसा ही कुछ जानने को मिलेगा अपने को 4.2 वाले वीडियो में। अब कुछ बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं। ऐसा है, सब कुछ कवर कर चुके हैं। इसके पहले जो 18 पॉइंट बोले ना, उसमें अगर आपने गलती नहीं किया तो 100% फैंटास्टिक CRM चलेगा। तो उसके ऊपर सोचो मत, बस गेट इन्वॉल्व। दैट्स माय फाइनल टिप फॉर यू। अगले वीडियो में मिलते हैं 4.2 वाले, जहाँ पर हम बात करेंगे ये OPR डैशबोर्ड एज ए बॉस, एज ए टीम लीडर आपको कैसे काम लग सकता है। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।